तो नमस्कार सभी को। स्वागत है बच्चों आपका आपके इस फेवरेट यूट्यूब एजुकेशनल चैनल शाइन विद केमिस्ट्री में। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर डीपी सर। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक का हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के टोटल अगर देखे जाए तो कितने 6 लेक्चर्स अटेम्प्ट कर चुके हैं, है ना। और उस 6 लेक्चर में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने इन सभी 6 लेक्चर्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अलग अलग टॉपिक्स की बातें की हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं ये डिस्कस किया है। तो आज जो हम लोग अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लाइन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और किस तरीके से लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उनमें से हम एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें अपन लोगों को आज डिस्कस करनी है और समझनी है। ठीक है, तो अभी तक का आप लोगों ने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सभी लेक्चर्स को आप लोगों ने नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, है ना। तो आज हम लोग अपना ये टॉपिक भी कवर करने वाले हैं। तो आइए समय ना नष्ट करते हुए हम लोग शुरुआत करें अपने टॉपिक की। राइट, तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो बात करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पर किसकी, स्पेक्ट्रम की, कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है ना, किसकी बात करने जा रहे हैं, स्पेक्ट्रम की। क्लियर। तो आइए हम लोग देखेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये सभी चीजें हम लोगों को डिस्कस करना है। ओके बेटा, चलिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, बहुत सारे या कई सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनको जब हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के टर्म में अरेंज करते हैं तो इसी को बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब कहते सर ये हम लोग पढ़ते कैसे हैं, कितने प्रकार का होता है, वो तो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा आप लोगों को। तो याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक अरेंजमेंट है। राइट, और उस अरेंजमेंट में क्या होता है हम लोग देखते हैं, उस अरेंजमेंट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कौन कौन से, गामा रेडिएशन हुआ, एक्स रेज हुआ, अल्ट्रावायलेट रेज हुआ, विजिबल लाइट्स हुई, इंफ्रारेड लाइट्स हुई, माइक्रोवेव्स हुई, और कौन से, रेडियो वेव्स हुई, इनको हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसीज के टर्म में अरेंज करते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हो विजिबल लाइट में भी अलग अलग कलर के जो है यहाँ पर है, विबग्योर हम लोग पढ़ते हैं, तो वेवलेंथ जो है वो नैनोमीटर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की, और सबसे कम किसकी है यहाँ पर 400 किसकी, अगर देखा जाए तो वायलेट की है। तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं ना विबग्योर से। क्लियर है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये समझ के रखना है। अब आते हैं वहीं पर कि कितने प्रकार का स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ते हैं या कितने प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है। पढ़ते तो हम लोग सिर्फ एक ही प्रकार का है जिससे क्वेश्चन बनता है। पहला होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तीसरा है कॉन्टिन्यूअस, और चौथा कौन सा होता है बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हमें पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, वो कौन सा है, लाइन स्पेक्ट्रम है। क्लियर। तो ये कैसा रेडिएशन होता है, इनमें क्या क्या होता है, आइए जरा देख लेते हैं। सबसे पहले इमिशन स्पेक्ट्रम का, इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ सब्सटेंस व्हेन डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर। डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर पूछा जाए कौन सा स्पेक्ट्रम होता है तो आपको बताना कौन सा, इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है। टू प्रोड्यूस एन इमिशन स्पेक्ट्रम एनर्जी इज फर्स्ट सप्लाइड टू एन एटम सो दैट इलेक्ट्रॉन रीच इन एक्साइटेड स्टेट। यानी जब हम क्या करते हैं, पहले एटम को एनर्जी देते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो कहां पर जाता है, एक्साइट होकर के हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। ठीक है। और जब हायर से लोअर में आता है तो वहीं पर क्या होता है कि जो एनर्जी इमिट करता है, ठीक है, तो उसी एनर्जी से ही हम लोग देखते हैं क्या, स्पेक्ट्रम। क्लियर। राइट। अगला है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन लेफ्ट। जो बचा हुआ रेडिएशन है उससे जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कौन सा है, एब्जॉर्प्शन है। When the white light is passed through any substance and this substance absorbs the radiation of certain wavelength। जब कुछ वेवलेंथ का
या किसी भी वेवलेंथ का रेडिएशन वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करने लगे तो उससे जो प्रोड्यूस स्पेक्ट्रम होता है वही कौन सा होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, और जब सनलाइट पास की जाती है किससे, प्रिज्म से, तो ये डिस्पर्स हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस बैंड के फॉर्म में हो जाता है, अलग अलग कलर के फॉर्म में हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट है कौन सा, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इन लाइन स्पेक्ट्रम रेडिएशन ऑब्टेन्ड कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट discontinuous frequencies which when passed through a prism appears to be thin isolated sharp lines। और अगर हम लोग यहाँ पर अपनी भाषा में देखेंगे तो ऐसे कह सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी को लॉस करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है, तो उसके एब्जॉर्ब करने में और लॉस करने में जो हम लोग एनर्जी देखते हैं, यानी जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या जो एनर्जी लॉस कर रहा है वो किस फॉर्म में करता है बेटा, लाइंस के फॉर्म में करता है। ठीक है ना, किस फॉर्म में करता है, लाइंस के फॉर्म में करता है। ठीक है, तो यही कौन से स्पेक्ट्रम हो जाती, लाइन स्पेक्ट्रम हो जाती। क्लियर, तो यहां तक हम लोगों ने अपना पार्ट कवर कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है या लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्लियर, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमिशन स्पेक्ट्रम। ये किसका एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसका एग्जाम्पल है, इमिशन स्पेक्ट्रम का। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम अ हायर सेल टू लोअर सेल, जब हायर सेल से लोअर सेल में आता है तो क्या करता है, यह एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, अब यह रिलीज्ड एनर्जी क्या करती है, जिस पर्टिकुलर लेवल पे गिरती है, ठीक है, तो वहीं पर क्या होता है, वी गेट वेरियस सीरीज ऑन अरेंजिंग द वेवलेंथ इमिटेड बाय पर्टिकुलर ऑर्डर। तो जो जिस वेवलेंथ की लाइट वो इमिट कर रही होगी, या जिस वेवलेंथ की हम कह सकते हैं कि वो लाइंस इमिट कर रही होगी, उससे हमें क्या करते हैं कि कई सारे वेवलेंथ की लाइंस मिलती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। ठीक है, जिनको हम उस ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर N1 से N2 पर जंप किया, ठीक है, या हम कह सकते हैं N2 से N1 पे जंप किया। अब मान लो यहीं पर जो सीरीज आप देख रहे हो इसमें क्या है, इनफाइनाइट से N1 पर आ जाए, या किसी भी एनर्जी लेवल से जब N1 पर क्या करती है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। और जब हम लोग देखते हैं कि N2 पर जंप करे तो यही कौन सी होती है, बामर सीरीज होती है। N3 पर जब जंप करता है तो पाश्चन सीरीज होती है। 4 पर करता है तो ब्रैकेट सीरीज होती है। 5 पर करता है तो कौन सी होती है, फोन सीरीज होती है। अब जरा देखिएगा, लाइमन सीरीज में कौन सी लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट, बामर में विजिबल, बाकी तीनों में कैसी हो जाती, इंफ्रारेड हो जाती। क्लियर है ना, तो यहां पर देखो क्या, लोअर सेल लाइमन सीरीज के लिए क्या होता है, 1 होता है, बामर यानी यहां पर 1 क्या है, N है, यहां पर ये क्या है, N है, यानी हम कह सकते हैं N1 N2 ऐसे है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि जब यहाँ पर N2 से N1 पर आ जाए लाइमन सीरीज, या N3 से N1 पर आ जाए लाइमन सीरीज, ठीक है, लोअर सेल N1 होगा और हायर सेल कौन सा हो सकता है, N2 N3 N4, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर, तो अब अगर यहीं पर हम जैसे कहें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो कहां से कहां पर जंप कर रहा है, N1 से N2 पर कर रहा है जंप। ठीक है, कहां से कर रहा है, N1 से N2 पर जंप कर रहा है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा कि जब N1 से N2 पर जंप करेगा तो क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग यहां पर समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, आइए जरा, ठीक है, क्या माना मैंने, N1 से N2, इलेक्ट्रॉन jumps from N1 to N2, ऐसे हमने मान लिया। तो यहां पर एनर्जी चेंज कितना आ जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 हो जाएगा। अब सबको पता है, एनर्जी हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, जब भी एनर्जी ऑफ nth सेल निकालना होता तो कितना होता था, माइनस का 13.6 और ऊपर होता था Z² अपॉन N²। ये किस में होता था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें
तो लिख भी सकते हैं इसको। कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा, डेल्टा ई बराबर है ना, पहले N2 क्योंकि E2 का है कितना, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, यहाँ पर N2 स्क्वायर है, N1 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब जब हम इन दोनों में से एक चीज कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे देख लो ध्यान से बेटा, 13.6, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेल्टा ई बराबर 13.6 है ना इंटू जेड स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन, मैं इसको लिख सकता हूं N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, हो गया ना, क्लियर, देख सकते हो। अब जरा देखना, ये जो डेल्टा ई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा, तो ये कितना आ गया 13.6 जेड स्क्वायर कितना 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर हो जाए। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर देखा जाए कि ये जो एच सी है, तो हम इसको अगर लिखें लैम्डा के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, लैम्डा के फॉर्म में, तो देखो क्या लिख सकते हैं यहां पर 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा कितना 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, क्लियर। अब R क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट, R जो होता है वो क्या होता है बेटा, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है मैं यहां पर बता देता हूं ताकि याद रखना आप लोग, 109 एंड 677 पर सेंटीमीटर, ये वैल्यू होती है बेटा, क्लियर। तो याद रखना यहां पर अगर हाइड्रोजन एटम है तो हम कह सकते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर देखा जाए तो Z कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, हो गया ना, क्लियर। ये आपको याद रखना है इक्वेशन, और बेटा ये इक्वेशन बड़ी ही जरूरी है, इसको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और हम लोग देखते भी। अब जब भी कभी तुम्हारा मन करे कन्वर्ट करने का, तो 1 अपॉन लैम्डा को ऐसे भी तुम कन्वर्ट करके देख सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। 1 अपॉन लैम्डा को हम लिख सकते हैं वेव नंबर, 1 अपॉन लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, वेव नंबर, ये हमारा क्या होता है, वेव नंबर होता है, ठीक है ना, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, वेव नंबर, वेव नंबर बोलते हैं, याद रखना बेटा, इसे क्या बोला जाएगा, वेव नंबर बोला जाएगा, ठीक। अब आप लोग यहां बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो कि N2 से N1 पर गिरा तो लाइमन सीरीज, ठीक है, और अगर वहीं पर देखा जाए N2 पर गिरा बामर सीरीज, पास्चन, फोन ब्रैकेट, ऐसे सारी सीरीज जो मैंने आपको बताई हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो चलिए एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए और क्वेश्चन के बारे में भी पता चल जाए। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है यहीं पर, फाइंड longest wavelength for hydrogen atom in Lyman series. Find longest wavelength for hydrogen atom in Lyman series. अब इसको कैसे सॉल्व करना है जरा देखते हैं, ठीक है, आइए ध्यान से समझिएगा कि इसे हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा गया लाइमन सीरीज के लिए, ठीक है, तो यहां पर N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, N2 की वैल्यू अगर देखोगे तो 2 आ जाएगी,
और n1 की वैल्यू सबको पता है कितना, 1/λ इज इक्वल टू r, z की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/1² माइनस 1 कितना हो जाएगा ये n2, ठीक है, का स्क्वायर, ऐसे तो होगा। अब यहां जब वैल्यू रख लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/λ इंटू या इज इक्वल टू r 1/1² माइनस 1/2 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर आराम से सॉल्व करके बताइए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इधर मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, क्लियर। तो ये आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 3r/4। तो यहां पर बताओ बेटा लैम्डा कितना आ जाएगा, 4/3r आ जाएगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा जाएगा तो यहां पर हम लोग n1 ले लेंगे और फिर n2 ले लेंगे, क्लियर है ना। अगर ऐसे आएगा कभी तो गड़बड़ तो नहीं होगी ना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर और मजबूत हो जाए और ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, यानी क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा, फाइंड शॉर्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज, फाइंड शॉर्ट wavelength for Balmer series, find short wavelength for Balmer series in hydrogen atom, ठीक है, हाइड्रोजन एटम। तो आइए जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, जरा देख लीजिएगा सभी लोग, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी गई है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी गई तो आइए इसको निकाल लेते हैं, हम समझ लेते हैं क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा गया तो 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर, कर लिया है ना। अब यहां पर चलो वैल्यूज रख लेते हैं हम लोग, क्या वैल्यूज आ जाएंगे, 1/λ बराबर r। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा गया है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में अगर देखा जाए बामर सीरीज के लिए 1/n1 कितना आता है, 2 का स्क्वायर, और n2 हम लोग यहां पर क्या लेते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जब भी पूछा है तो क्या हो जाएगा, n2 की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, समझ गया ना बेटा। तो याद रखना जब शॉर्टेस्ट पूछा जाएगा तो बेटा n2 की वैल्यू यहां पर कितनी लेनी पड़ेगी, बोलो यार, इनफाइनाइट, पक्का। तो निकाल दो भैया, 1/λ इज इक्वल टू r, ये कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 1/4 इंटू 1/4, तो ये आंसर आ जाएगा r/4 आ जाएगा। तो जब यहाँ पर लैम्डा निकालेंगे तो बेटा लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 4/r। किसके लिए आया, बामर से। ऐसे किसी के लिए भी अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को इसको निकाल देना और समझ के रखना है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा बेटा, क्लियर। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको इसको निकाल देना। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन ऑल पॉसिबल जम्प्स, है ना। क्या पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ spectral lines in all possible jumps। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एक तुरंत तरीका लगा देना है, और वो तरीका बड़े आराम से आपके काम आ जाएगा और उससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। कैसे,
टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन ऑल पॉसिबल जंप में भी लगाना है तो क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ठीक है, बाई 2। ये फॉर्मूला लगा देना है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स के लिए, ठीक है। बोलो बेटा, तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपने देख भी लिया होगा कि इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ निकालते हैं, वेव नंबर की वैल्यूज़ निकालते हैं, एनर्जी की वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। इससे पहले कितने प्रकार के स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्वेश्चन आएगा तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा हाइड्रोजन आइटम के लिए एंड हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए। ये फॉर्मूला है हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए, ठीक है। और ये है हाइड्रोजन आइटम के 1/λ को क्या लिखते हैं, वेव नंबर लिखते हैं। तो जब वेव नंबर पूछा जाए तब भी लगा लेंगे, ठीक है। आर के टर्म में पूरी कैलकुलेशन करना है तो आर की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है यहाँ पर, ओके बेटा। यही देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन है फाइंड वेवलेंथ लैम्डा वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है 1/λ, ठीक है ना, r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपके सामने है। r क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, 109677 पर सेंटीमीटर होता है ना। वहीं पर आगे देखा जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालते हैं, n2 सेल एंड n1 सेल है तो ये कितना हो जाएगा, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2, इससे भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इज नोन एज अल्फा लाइन। पहली लाइन जो होती है किसी भी सीरीज को उसको अल्फा लाइन बोलते हैं, सेकेंड वाली लाइन को बीटा लाइन्स बोलते हैं एंड सो ऑन। द लास्ट लाइन, किसी भी सीरीज की जो लास्ट लाइन होती है जिसको जैसे हम लोग इनफाइनाइट से लेते हैं उसको हम लोग लिमिटिंग लाइंस बोलते हैं या सीरीज लिमिट बोलते हैं। तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था, शॉर्टेस्ट पूछा था, है ना, तो शॉर्टेस्ट में हमने एक इनफाइनाइट लिया था ना, तो वो एक प्रकार से क्या बोला जाता है, सीरीज लिमिट कहा जाता है। क्लियर है ना बेटा, राइट। तो ध्यान रखिएगा सीरीज लिमिट कब, जब हम लास्ट लाइन, और लास्ट का कौन सा होता है, इनफाइनाइट होता है, समझ गया ना, ओके। चलिए नेक्स्ट यहीं पर एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा, और वो छोटा सा टॉपिक कौन सा होता है जरा ध्यान दीजिएगा, एंड दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं पढ़ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइए जरा देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है कि मेटल सरफेस है ना, और मेटल सरफेस पर क्या हो रही है, इंसिडेंट लाइट आ रही है, गिर रही है। तो जब लाइट गिरती है तो वो सरफेस इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ बाइंड कर लेती है, उनको एनर्जी दे देती है, जिसकी वजह से उनका इजेक्शन हो जाता है। तो जब ये इजेक्शन हो जाता है तो इसी को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई फोटॉन्स, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई फोटॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो देखो लिखा भी है यहाँ पर, आप देख सकते हो छोटी सी बात, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है तो यही क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। व्हेन इट इज एक्सपोज टू अ स्पेसिफिक लाइट ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, जब स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट में उसको रखा जाता है। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटॉन्स के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए गए उनको क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। और इस डायग्राम से आप इसको समझ भी सकते हो कि इंसिडेंट लाइट गिरी, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी उन्होंने, उनके साथ बाइंड किया और उनको बाहर निकाल के गए, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, फोटॉन्स फ्रॉम इंसिडेंट रेडिएशन सप्लाइज टू इट्स एनर्जी। और जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी सप्लाई करता है, hν, टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल। जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ऊपर के बहुत कम एनर्जी से बाइंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, या बोल सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको वो एनर्जी सप्लाई करता है और जिससे वो बाहर निकलते हैं। सम अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद मेटल कर्नल्स। अब समझो जरा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा अंदर होते हैं तो वो कुछ एनर्जी को क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं, यूटिलाइज कर देते हैं, ठीक है, उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ठीक है, क्लियर।
और वहीं पर रेस्ट ऑफ द एनर्जी बिकम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। बाकी जो एनर्जी होती है बची हुई वो क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। और इसी को हम लोग इक्वेशन से देख सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। क्या, एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस के। ये जो होता है डब्ल्यू नॉट क्या है, इसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। यानी जो एनर्जी कुछ खर्च कर देता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन को तोड़ने में, उसी को क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन बोला जाता है। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो डब्ल्यू नॉट क्या हो गया बेटा, वर्क फंक्शन। ये पर्टिकुलर मेटल के लिए कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। इसकी वैल्यू पर्टिकुलर मेटल के लिए कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, भूलिएगा नहीं इस बात को। अब वहीं पर आती थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कई मरतबा पूछा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जरा देखिएगा, regardless of the intensity of incident radiation, the threshold frequency is the lowest frequency below which photoelectric emission is impossible। यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन यानी इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, अब वहीं पर देखा जाए वर्क फंक्शन इसी से रिलेटेड। तो डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच म्यू नॉट लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। तो हमारे पास जो पहले इक्वेशन था क्या था बेटा, एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसमें डब्ल्यू नॉट की वैल्यू रख सकते हो। क्या रख सकते हो, जब रखोगे तो आ जाएगा एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ गया बेटा, एच न्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या, दोनों में से एच एच कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कई मरतबा पूछा गया है, तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। ठीक, अब यहीं पर काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ एंड इंटेंसिटी के साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हो। इधर इस एक्सेस पर हमने काइनेटिक एनर्जी रखा और इस एक्सेस पर फ्रीक्वेंसी रखी। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, अगर देखा जाए काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो रही, ये बढ़ रही तुम्हारी। ठीक है, क्लियर। अब ये यहाँ पर ऐसे डैश लाइन है, तब ये जाकर के क्लिक कर, इसका मतलब है ऑलरेडी कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से इनमें थी। ठीक है, अब इंटेंसिटी में देखेंगे तो कैसी रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। जब इंटेंसिटी के टर्म देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसी के साथ ये पॉइंट्स देख लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर जो यूज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की किस पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, ना कि किस पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पर। तो हमेशा ये याद रखना ये पॉइंट, क्या, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी ना कि इंटेंसिटी। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी के टर्म में कैसा है, कांस्टेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड ऑन कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर निकल रहे हैं। अगर देखा जाए तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करता है बेटा, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर, किस पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक, अब अगर देखा जाए तो फोटो करंट, जो करंट प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रही है, फोटो करंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द, किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी पर कौन कौन डिपेंड करता है, एंड काइनेटिक एनर्जी यानी कि फ्रीक्वेंसी पर कौन कौन डिपेंड करता है, ये आप यहां पर देख सकते हैं बेटा। ओके, क्लियर। लाइट हैज ड्यूअल कैरेक्टर, मैंने बता ही दिया है कि एक पार्टिकल नेचर होता था और एक वेव नेचर होता था, जिसमें से डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, ये सभी वेव नेचर की वजह से। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसकी वजह से होता था, उसके पार्टिकल नेचर की वजह से होता था। ठीक है बेटा, तो यहां तक हम लोगों ने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, राइट। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमें नहीं पढ़ना क्योंकि ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, तो यहां तक जितना भी मैंने आपको बताया है, जितना भी मैंने आपको समझाया है, इसका पूरा नोट्स फॉर्मूले अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो इतना आपको कवर कर लेना है और इतना पढ़ लेना है। ठीक है, कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, लग रहा है कि नहीं सर इसको फिर से करा दिया जाए या इसका रिवीजन करा दिया,
तो आप वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में बेटा मेंशन करके ज़रूर बता दें, ठीक है। ओके, तो ये हम लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट कंप्लीट होता है ना बेटा। और इसके बाद हम लोगों ने जो टॉपिक्स बोले थे वो टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू बच्चों।